इक्वालिटी न्यूज़ पर हम मुद्दे तो पूरे महाराष्ट्र के उठाते हैं, लेकिन आज हम मुद्दा उठा रहे हैं पृथक राज्य विदर्भ का। जी हाँ, हम विदर्भ की अस्मिता की बात करते हैं और पृथक विदर्भ राज्य के लिए विदर्भवादी संगठन पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रही है। तरह तरह की हमने न्यूज़ बताई, तरह तरह के आंदोलन बताए, लेकिन पृथक विदर्भ का राज्य का जो मसला है वो मसला ही रह गया है। कई सारे जो साथी थे, जामुनराव ढोटे की बात की जाएगी, वो हमें छोड़कर चले गए। हाल फिलहाल की बात की जाएगी, इस आंदोलन से जुड़े हुए काफ़ी सक्रिय नेता थे और पृथक विदर्भ की मांग को हमेशा बुलंद करने वाले राम नेवले जी थे। उनका हाल ही में देहांत हो गया। उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और फिर मुद्दा उठाते हैं कि पृथक विदर्भ राज्य के इस मांग का आखिर अभी क्या होगा, इसकी धरोहर अभी कौन आगे लेके जाएगा। मुकेश मासूरकर और अरुण केदार जैसे कार्यकर्ता है जो आज भी सक्रिय है और आज भी उन्होंने आंदोलन किए हैं। आखिर फजल अली कमीशन इसको मान्यता दे देता है, बावजूद इसके कुछ राजनीतिक उपभोग होता है विदर्भ राज्य का और उसके बाद में वो मामला जस का तस बना हुआ है। और आज भी कई लोग विदर्भ के राज्य की मांग पर चुनाव जीत गए हैं, सत्ता में बैठे हुए, बावजूद इसके अब विदर्भ राज्य का वो नाम तक लेना नहीं चाहते और महाराष्ट्र का वो कहीं न कहीं विकास की बात करते हुए पृथक विदर्भ राज्य के भुलाने की कहीं न कहीं कवायद इस राज्य में शुरू हो चुकी है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पृथक विदर्भ राज्य के जो भी समर्थक है, यहाँ पर कार्यकर्ता है, यहाँ पर पृथक विदर्भ राज्य झालाच पाहिजे, मतलब ये मराठी में लिखा हुआ है, हम हिंदी में बताएं पृथक विदर्भ राज्य होना चाहिए, ऐसी मांग किए हुए टोपी पहने हुए यहाँ पर लोग हैं। सीधा अरुण भाऊ केदार के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर वो इस आंदोलन से कब जुड़े। अरुण जी, मांग बहुत पुरानी है लेकिन अब तक नहीं मिला है, क्या कहेंगे? मैं 30 साल से इस आंदोलन को जुड़ा हूँ। बहुत से बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया, क्योंकि मेरी बाकी फाइनेंशियल पोजीशन और बाकी चीज़ें बराबर नहीं थी, पर विदर्भ का मुद्दा ये मेरे सीने में बैठा था। तो मुझे लगा कि बड़े बड़े नेताओं के साथ काम करने के बाद ये लोग विदर्भ का मुद्दा आगे ले जाएंगे और अपने को विदर्भ मिल सकता है। लेकिन इन लोगों ने अपना खुद का निजी स्वार्थ साध्य किया। मैं बनवारी लाल जी पुरोहित साहब के साथ काम किया, महामहिम बन गए, राज्यपाल बन गए, उन्होंने छोड़ दिया। रंजीत बाबू ने किया, रंजीत देशमुख साहब ने, उन्होंने भी अपने बच्चों को बीजेपी में, आशीष देशमुख को बीजेपी में डाल के उन्होंने भी ये ठंडा कर दिया। इस प्रकार मैंने बहुत से ऐसे नेता देखे कि जो उन्होंने ये मुद्दे को ठंडा किया। ये मानता हूँ मैं कि जामुनराव ढोटे ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन वो जिस तरह जामुनराव ने उठाया था उसी तरह इस मुद्दे को जामुनराव ने ठंडा भी कर दिया था। उसके बाद जो ये मुद्दा उठाने में आया, जिसके साथ हमारे रामभाऊ जी नेवले थे, वामनराव जी चट्टप साहब थे, शेतकरी संगठन के नेता थे, हम सब युवा लोग थे। इन लोगों ने इस मुद्दे को इतना उठाया, सिर्फ उठाया ही नहीं तो अपने को विदर्भ क्यों होना चाहिए, सिर्फ नारेबाजी पे विदर्भ नहीं मिलेगा। तो लोगों को बताया गया कि विदर्भ की जो लूट है वो किस तरह की गई। विदर्भ की बिजली लेके गए, विदर्भ का कोयला लेके गए, विदर्भ का सागवान लेके गए, विदर्भ के सारे खनिज द्रव्य लेके गए, अब तो बिजली भी लेके जा रहे हैं और हर एक तरह का विदर्भ की लूट इन्होंने किया। और इनको वो लूट में मज़ा आती थी, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उर्वरित बम्बई, इनको मज़ा आती थी करके इन लोगों ने विदर्भ आज तक दिया नहीं। लेकिन हमारी ये लड़ाई जब तक विदर्भ मिलता नहीं तब तक जारी रहेंगी। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ये लड़ाई लड़ रही है। हमारे युवा नेता जैसे नरेश जी निमजे, मुकेश जी मासूरकर है, हमारे महासचिव साहब जय विदर्भ पार्टी के विष्णु जी आष्टीकर साहब है, तात्या साहेब मते है, ये सब जो लोग हैं, भामर्डे जी है और सुधाताई पावड़े है और अनेक येवलेताई है। इन लोग, ये जो महिला ग्रुप सब मिलके ये लड़ रहा है, इन लोगों की लड़ाई इतनी आगे चल गई है अब कि हमको आखिरी में हम लोग विदर्भ के नाम से वोट देते थे, बीजेपी को भी दिया। बीजेपी ने तो यहाँ तक प्रचार किया कि देवेंद्र फडणवीस और नितिन जी गडकरी साहब, इन्होंने तो पूरे विदर्भ की गढ़चिरौली से लेके तो बुल्ढाना तक यात्रा तक की और उस यात्रा में संग्राम समिति निर्माण हुई। संग्राम समिति का
हाँ, लेकिन आज उन लोगों ने ये मुद्दा छोड़ दिया है, लेकिन हमारा मुद्दा आज भी ये जारी है। जब तक विदर्भ मिलता नहीं तब तक हम लेके रहेंगे। हाल फिलहाल में अगर एक बात की जाए कि तो बहुत दुखद घटना घटी हुई है। राम नेवले जी हमें छोड़कर चले गए। एक पत्र परिषद आप अमरावती में लेते, उसके बाद में रात को उनका देहांत हो जाता है और पूरे जो भी है विदर्भ में जो पत्र परिषद होती है उसके बाद में उनका देहांत हो जाता है। उनके जाने के बाद इस आंदोलन को किस तरह से जीवित रखने की कोशिश की जा रही है? कहीं ना कहीं राम नेवले जी काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता थे, हमेशा अग्रसर थे और उनकी जो भूमिका थी किसानों के लिए या फिर पृथक विदर्भ के लिए निश्चित तौर पर एक साफ तरीके की थी, जो अंत तक आंदोलन करते और प्रखर विदर्भवादियों के तौर पर जान। किस तरह से आप जीवित रखने वाले, क्या जनता तक जाने वाले हैं इस बार? क्योंकि एक बार जनता इस आंदोलन में शामिल हो गई, कहीं कहीं वो नदारद है, कुछ चंद सिपाही बचे हुए हैं जो आंदोलन करते हैं और सरकार तक मांग पहुंचा। क्या जनता तक जाने की कोशिश रहेगी ताकि युवा साथी जुड़े और इसकी मांग पूरी हो जाए? देखिए सर, रामभाऊ जी नेवले ये 30 साल से किसान संगठन में थे और इनका काम जो है वो बहुत बड़ा काम है और मैं भी उन्हीं के साथ 30 साल से हूँ, उन्हीं के साथ हूँ। और ये आंदोलन करने की जो स्टाइल थी वो उनको बहुत बढ़िया थी। युगात्मा शरद जोशी जी ने जो अपने प्रॉब्लम दिल्ली तक किसानों के पहुँचा है और एक में वो भारत के नेता युगात्मा शरद जोशी बने और उनके ट्रेनिंग में ही हम लोग तैयार हुए हैं। मैं हुआ, वामनराजी चटप साहब हुए, मोरेश्वर टेम्बुडे हुए, रामभाऊ जी हुए। अब रामभाऊ जी का 20 साल पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ। वो उसी वक्त भी ऐसे ही सभा में से आ रहे थे तो उनका हार्ट अटैक आया। उनके बाद 20 साल पहले हार्ट अटैक आया और उनका ऑपरेशन हुआ और हार्ट उनका वैसा सेटल नहीं हुआ था। फिर भी उन्होंने 20 साल तक उसके तरफ ध्यान नहीं दिया और वो आंदोलन करते रहे। उनके पीछे उनके साथ 3 बातें थी। एक तो ये लंबा हुआ आंदोलन, ये मिटा हुआ आंदोलन, बड़े बड़े नेताओं ने धोखा दिया हुआ आंदोलन, इसको जीवित करने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किए वो शायद ही मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। आपके पास फिर से आएंगे और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आप कितने सालों से जुड़े हुए इस आंदोलन से, और जब इसके लिए कमीशन बैठा दिया जाता है और उसके बाद में भी इसका गठन नहीं होता है और कई सारी राजनीतिक गतिविधियों को भी देखा जाता है, कई सारी सत्ताएं बन गई, शिवसेना का विरोध है उधर, लेकिन अभी एक बहुत अच्छा चांस था कि शायद वो पास हो जाता वो सारी चीज़ों को देखते हुए। तो क्या लगता है कि कब मिलेगा पृथक विदर्भ, और जिस तरह से सिपाहियों की जो कमी जो खल रही है, क्या आप सही में से मानते हैं? मैं इस विदर्भ के आंदोलन को 2012 से जुड़ा हूँ। वैसा रामभाऊ जी जो है वो मेरे दोस्त 1999 से हमारी पहचान थी, लेकिन मैं दूसरे व्यवसाय में था, व्यस्त था। मैं दूसरे इसमें सोशल दूसरे संस्थाएं में था। मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट था। मैं पब्लिसिटी तो नहीं करता, लेकिन मैं जब प्रेसिडेंट था तब नागपुर में, हाँ बता रहा हूँ, तो मैं ये जो आंदोलन का मैंने स्टडी किया और रामभाऊ ने जब मेरे ऊपर जवाबदारी डाल दिया कि ये रामभाऊ जी के भी दिमाग में आ गई चीज़ कि जब तक के हम लोग अपना पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में नहीं करते हैं तब तक के ये विदर्भ अलग होने वाला नहीं है, ये उनके ख्याल में आ गया। तब उन्होंने ठान लिया कि अब अपन ने विदर्भ के लिए एक पार्टी का गठन करना चाहिए और वो काम मुझे उन्होंने 1 साल के पहले दिया और वो हमने पार किया है। जय विदर्भ पार्टी का गठन हुआ है। अब रह गया सवाल कि इतने साल से ये जो विदर्भ की जो मांग है ये 110 साल पुरानी है और हर एक अधिवेशन में, कांग्रेस के सभी अधिवेशन में, इवन नागपुर के 58 के अधिवेशन में, उसके बाद में भी 19 के अधिवेशन में इन्होंने ये ठराव भी पास किया कि पृथक विदर्भ होना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने भी ये ठराव पास किया है कि विदर्भ अलग होना चाहिए और इसके लिए इन्होंने बात भी किया। जनता को सामने आके जब 2014 का इलेक्शन हुआ तब इन्होंने हमें आश्वासन दिया था। इतना ही नहीं तो 100 रुपये के स्टैम्प पे एक मंत्री ने हमको लिख के भी दिया है कि अगर हमारी पार्टी सेंट्रल में आ गई या
हमारी पार्टी महाराष्ट्र में आ गई तो हम आपको 100 दिन के अंदर पृथक विदर्भ करके देंगे, लेकिन उन्होंने ये बहाना किया, हमारे वजह से हमको धोखा दिया कि उन्होंने पृथक विदर्भ नहीं किया। और उसका कारण किसने बहाना किया, साफ साफ बोलिए। और कारण ये बताते हैं। किसने बहाना किया? हाँ जी, किसने बहाना किया, किसने धोखा दिया? ये आपको नाम अगर चाहिए तो देवेंद्र जी फडणवीस है, इन्होंने धोखा दिया है। हमारे हम माने गिने नेता जो है यहाँ के नागपुर के अपने गडकरी साहब, उन्होंने 100 रुपये के स्टैम्प पे लिख के दिया, उसके बावजूद भी हमको धोखा मिला है। इसलिए और कारण ये बताते हैं कि हमने किया रहता, लेकिन महाराष्ट्र में हमारी सरकार जो है इनके साथ में है, शिवसेना के साथ में है, और शिवसेना नहीं चाहती है कि पृथक विदर्भ होना चाहिए करके, इस वजह से हमको नहीं दिया करके हैं। तो हमने भी ठान लिया फिर कि धीरे धीरे इनको भी ख़त्म करना है। तो 2019 के इलेक्शन में हम लोगों ने, जैसा कि 14 में इनके 44 विदर्भ में से चुन के दिए थे, तो हमने 2019 के इसमें सिर्फ 29 लोग हमने चुन के दिए, और इस वजह से ये विदर्भ महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाई। और हमने 14 में 44 दिए थे, इस वजह से वहाँ सरकार बना पाई थी और वहाँ राज पे बैठे थे फडणवीस साहब। मुकेश, आपसे पूछना चाहेंगे, जब संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जब बात आती है तो वो भी पक्षधर थे छोटे राज्यों के। उन्होंने भी कहा था कि छोटे राज्य हमेशा विकास की दृष्टि से ये रहते। इसके बावजूद सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती इन सारी चीज़ों के बाद। 30वां राज्य इस देश का होगा विदर्भ, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। नहीं, तेलंगाना हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें हो जाती। युवाओं की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि आप एकमात्र ऐसे कुछ चुनिंदा आपके साथ में कुछ ऐसे कार्यकर्ता दिखते जिसमें युवाओं की सक्रियता नहीं। क्या वजह लगती है कि युवा आकर्षित नहीं है पृथक विदर्भ राज्य की? सर देखिए, युवाओं का पलायन 2010 में 25 लाख से अधिक युवाओं का पलायन, युवक युवतियों का पलायन हो चुका है। एक हमारे खासदार की सीट कम हुई, 4 आमदार की सीट कम हो चुकी है। और यहाँ जब पढ़े लिखे युवा जब पुणे, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता इधर रोजगार के हिस्से जाते हैं तो पहले प्रश्न उनके पेट पानी का आता है। ये मोमेंट 80 तक जो जिस प्रकार से चल रही थी, परंतु उसके बाद ये मोमेंट को दबाया गया और 96 में बात तो जो किताबों से भी इस मोमेंट को निकाला गया। पहले किताबों में विदर्भ के बारे में जानकारी थी कि भैया विदर्भ में 23 प्रकार के खनिज पदार्थ है, उससे हमारा पालन पोषण होता है। विदर्भ में जंगल है, सुपीक ज़मीन है, हर चीज़ का वहाँ ब्यौरा दिया जाता है, सिंचन के बारे में दिया जाता था। परंतु आज विदर्भ में पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं ने या वहाँ के जो पुस्तक लिखने वाले जो लेखक है, उन्होंने विदर्भ का ये पूरा चैप्टर ही क्लोज कर दिया। इस वजह से नई पीढ़ी को इस बारे में जानकारी नहीं। मेरे पिताजी इस आंदोलन में थे, वे इस आंदोलन से पहले से जुड़े थे, इस वजह से मुझे इस बारे में पूरी जानकारी है। और मैं तो आया, मैं एक विदर्भ विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष था, परंतु जब मुझे लगा कि नहीं, अब एक क्रांति के मार्ग से ही विदर्भ मिल सकता है, मुझे ये लगा कि हम कितने भी पढ़े, कितने भी आगे बढ़ गए, परंतु रोज़गार यहाँ पर कोई दिखता नहीं है। ऐसे स्थिति में मुझे ये जो क्रांति का मार्ग दिखा, और यहाँ राम नेवले जैसे, वामन राव चटप से और अरुण केदार जैसे नेतृत्व दिखे जो ईमानदारी से काम करने वाले। नहीं तो हमने फडणवीस के साथ भी काम किया, और फडणवीस के साथ मैं 2013 में जेल में भी जा चुका हूँ, उनके पीछे पीछे था। और आज मुझे मौका, इन्होंने आगे आने का मौका दिया और युवाओं की आवाज़ उठाने का मौका दिया। और यकीन मानिए सर, क्या अब विदर्भ 2023 में जो हमने मिशन लेके चले हैं, 2023 में अलग करेंगे, क्योंकि विदर्भ की जनता की ये मांग है। जो कोरोना काल में जिस तरह पे रोजगारों पे पाबंदी दी गई और पश्चिम महाराष्ट्र से फिर से पलायन, यहाँ 7 लाख युवाओं का पलायन विदर्भ में हुआ। अभी भी 4 लाख से ऊपर के युवा अभी तक पुणे, मुंबई जहाँ रोजगार के लिए जाते थे, वहाँ अभी तक जा नहीं रहे। उस वजह से आज देख रहे हैं आप, कोरोना से अभी तक ये 2 साल के पीरियड में 400 से अधिक लोगों ने आत्महत्या, युवाओं ने आत्महत्या किया है सर। युवा, क्योंकि उसके पेट की आग नहीं बुझ रही, उसको रोज़गार नहीं, अच्छे पढ़े लिखे MBA हुए लोग जिनको रोज़गार मिलता था वो रोज़गार नहीं है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि जनता की जो सक्रियता है होनी चाहिए किसी भी आंदोलन से जुड़ी हुई, चाहे भी कोई भी आंदोलन को सक्सेस करने के लिए जनता का समर्थन होना चाहिए।
कुछ सालों पहले उस जनता का समर्थन दिखता था, कुछ सालों बाद में वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कुछ आप लोग आते हैं, आंदोलन करते हैं, जनता की समस्या उठाते, क्या कमी रह गई, क्या लगता है आपको खुद? सर देखिए, आंदोलन ये जनता का ही है, आवाज़ भी जनता की है। और दूसरी बात, आज पेट पानी का मुद्दा इतना बढ़ चुका है कि हर आदमी पहले सोचता है पेट के विषय में बात सोचता है। और यहाँ पर जिस तरह से जो आंदोलन चल रहा है, अभी हमने ग्राउंड लेवल पे आंदोलन खड़ा किया, लोगों को जुड़ाव चालू किया, उसी के माध्यम से आज हमने जय विदर्भ पार्टी भी बनाई। जस्ट अभी 2 महीने से पार्टी शुरुआत हुई और आज हम आंदोलन के माध्यम से तो लड़ ही रहे थे, पर उसकी एक राजनीतिक विंग बन गई। हर मुद्दे पर हम लड़ने को तैयार है, जनता का साथ जुड़ने को तैयार है और जनता भी हमारे साथ जुड़ रही। आज जो हमारा आंदोलन हुआ नागपुर में तुलसी बाग पर बिजली का, यहाँ पर 200 से अधिक लोग थे। वो इसलिए उनको किसी को पार्टी ने किसी को पैसा देकर तो बुलाया नहीं, कोई नरेश निमजे सामान्य कार्यकर्ता है और ये सामान्य कार्यकर्ता ने ही लोग इकट्ठा किए, हमें आपको सबको इकट्ठा किया। और ये आदमी की 200 लोगों की कैपेसिटी, इकट्ठा करने की कैपेसिटी किसी पक्ष में दिखा दे नहीं है, परंतु जनता के साथ, समय के साथ उसके साथ धोखाबाजी हुई। जामुनराव ढोटे ने ये आंदोलन बीच में छोड़ दिया, साथ ही साथ फडणवीस ये आंदोलन को दगाबाजी करके मुख्यमंत्री बन गए। बनवारी लाल पुरोहित इन्होंने अपनी कुर्सी देख ली और वे आज तमिलनाडु पेडुचेरी के तरफ राज्यपाल बन के बैठे हुए हैं। तो ऐसे धोखेबाजी हुई, इसलिए जनता का विश्वास इस आंदोलन पे नहीं था। परंतु हमारे नेताओं ने, माननीय वामन राव चटप इनके नेतृत्व में यह आंदोलन फिर से खड़ा हुआ। हमें खड़ा करने में 10 साल लगे, परंतु यकीन मानिए सर 2023 में जनता रास्ते पे दिखेगी और जब जनता आती है तो कुर्सी खाली करना पड़ता है। सही कह रहे हैं कि राजनीतिक उपभोग लिया गया कहीं न कहीं, और कई सारे लोग को जब प्रलोभन दिया गया तो वो लोग उस सत्ता पर जाकर बैठे और उसके बाद में आवाज़ दबाई दी गई। ये पिछले कुछ वर्षों में हमने निरंतर देखा गया, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। आपको भी आंदोलन करते हुए काफ़ी देखते हैं सर हम, कि जब भी आप आते हैं तब एक मांग उठाते हैं। आज आप यहाँ पर उपस्थित है, इस चौपाल में उपस्थित है, क्या कहेंगे, कौन इसका क्या वजह है इसकी? जय विदर्भ। मैं गणेश शर्मा विगत कई वर्षों से विदर्भ आंदोलन से जुड़ा हूँ और कई आंदोलन हमने देखे और कई नेताओं को भी देखे, पर आज जिस वजह से इस आंदोलन की गति हुई है, ये पीछे जिस तरह से आंदोलन गया है, इस आंदोलन को पीछे जाते हुए देखते हुए बहुत मन में दुख होता है। हमारे साथ में कई नेताओं ने आंदोलन की, चाहे वो रंजीत देशमुख हो, बनवारी लाल पुरोहित हो, चाहे कोई विलास मुत्तेमवार हो, यहाँ तक के कि जो यूपी के और बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उस समय के लालू प्रसाद यादव, उन्होंने भी आरजेडी अपनी यहाँ लाए और वो लोक नायक वो अपने पासवान रामविलास पासवान जी, उन्होंने भी हमारे साथ में आंदोलन किया और स्वतंत्र विदर्भ राज्य को, यहाँ तक कि मायावती जी भी हमारे आंदोलन को समर्थन दे चुकी है। ये सारे जो छोटी पार्टियों के नेता हैं, इन लोगों ने सबने स्वतंत्र विदर्भ के मुद्दे पे हमारे साथ में काम किया और हमने उनके साथ में काम किया। पर ये सत्ता के लालच में आकर इन्होंने अपने नफ़े नुकसान का फ़ायदा देखा, इन्होंने जनता का नहीं सोचा। जनता ने इनके पे विश्वास किया, जनता ने इनको आगे लाया, इनको कुर्सी दिलाया, पर इन लोगों ने जनता की परवाह न करते हुए स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग को इस तरह कुचला कि आंदोलन एकदम दब गया। अभी आपने सुना होगा, थोड़ी दिन पहले ये अपना केंद्र में बैठे जो गृह राज्य मंत्री है, इन्होंने क्या कहा था कि स्वतंत्र विदर्भ राज्य का मुद्दा ये हमारे मैनिफेस्टो में ही नहीं है। जब ये ऐसे झूठ बोलने वाले नेता केंद्र में पहुंच जाते हैं, क्या उनको मालूम नहीं? इनके पहले जो भुवनेश्वर में जो अधिवेशन हुआ था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में हमारे यहाँ के पूर्व खासदार माननीय बनवारी लाल जी पुरोहित, उन्होंने भुवनेश्वर अधिवेशन में ये मुद्दा उठाया था। ये मुद्दा पास हुआ, सर्वसम्मति से उनके घोषणा पत्र में दिया कि हम स्वतंत्र विदर्भ राज्य तुरंत बनाएंगे। पर क्या हुआ? तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, वनांचल बना, उत्तरांचल बना, पर स्वतंत्र विदर्भ का मुद्दा ये जो 1905 से चला रहा है साहब, ये स्वतंत्र मुद्दे के ऊपर में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? ये आंदोलन आज धीरे धीरे ठंडा होता गया। पर हम में से कुछ नौजवान थे उस समय जो काम करते थे आंदोलन में,
उस समय हमारी भी नौजवान पनी की स्थिति थी। जो राजे विश्वेश्वरराव महाराज नाग विदर्भ आंदोलन समिति की तरफ से जब वो गढ़चिरौली चंद्रपुर से अपने समर्थकों के साथ यहाँ आते थे और माँ विदर्भ चंडिका इतवारा शहीद चौक में भाषण देते थे, उस समय हम उनके भाषण सुनते थे। जामुनराव धोटी जी जो आंदोलन करते थे, उस आंदोलन में जो भीड़ लगती थी, उसमें जो कोष्टी बुनकर समाज के लोग थे वो उनको पैर पड़ने के लिए जो लाइन लगती थी, वो आंदोलन भी हमने देखा। पर क्या हुआ, इस सत्ता के लिए ये नेताओं ने अपना सत्ता के लिए से आंदोलन को दरकिनार किया। यह आंदोलन वहीं के वहीं दब गया। पर हमारे शरीर के जो विश्वास पात्र लोग थे, जो आज देख रहे हैं आप, ये सारे लोगों ने इस विदर्भ आंदोलन को फिर से उठाया और ये आंदोलन इतना तेज गति से चला कि विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के नेतृत्व में ये सारा जत्था पूरे विदर्भ के लोगों को लेके हम लोग दिल्ली कूच किए और दिल्ली में हमने सब नेताओं से मिले। इस समय जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद जी केजरीवाल, ये हमारे मंच पर आकर भाषण दिए। ये जो आज महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है नाना बाबू पटोले, ये उस समय बीजेपी के सांसद थे, ये हमारे मंच पर आकर भाषण दिए। उस समय कुछ असामाजिक तत्व, ये राणे सरी के इनके लड़के जो स्वाभिमानी पक्ष जो नेम के रखे, इन लोगों ने भी हमारे मंच के ऊपर में हमला किया। पर ये सारे विदर्भवादियों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और उस आंदोलन का नेतृत्व ऐसा चला कि विदर्भ की आवाज़ को लेकर बीजेपी को फिर से रोड पर उतरना पड़ा। और आज जो पूर्व जो मुख्यमंत्री है, जो अभी के केंद्रीय मंत्री है नितिन जी गडकरी और ये तुम्हारे फडणवीस, ये सब लोगों ने आके इस आंदोलन की धुरा संभाली और सारा आंदोलन को इन लोगों ने लंबा किया और ये सारे विदर्भवादियों ने फिर से विदर्भ आंदोलन को उठाया। आपने देखा होगा ये सारे जो कार्यकर्ता है ये बिन इसके आ रहे हुए। जय विदर्भ। 1960 के बाद अगर बात की जाएगी तो महाराष्ट्र का गठन जब से हुआ, उसके पहले प्रोविंस की राजधानी नागपुर हुआ करता था। नागपुर का तो विकास हो गया, लेकिन बाकी जो 10 जिलों की अगर बात की जाएगी तो उनका विकास उस तौर पर नहीं हो गया। वही बात की जाए कि नागपुर करार का हमेशा उल्लंघन हो रहा है। अभी भी अगर देखा पिछले 2 वर्षों से अधिवेशन तर्ज पर नागपुर होना चाहिए था, वो वहाँ पे हो रहा है। बहाना कोई भी दिया गया हो कोविड के और बाकी की, पिछले साल तो समझ सकते, लेकिन इस साल फिर से विदर्भवादियों की आवाज़ है, कहीं ना कहीं नागपुर करार का उल्लंघन हो गया। तो क्या मानते हैं कि हम प्रोविंस के राजधानी में ही सही थे या फिर महाराष्ट्र में आकर ये हमारा उपभोग ले रहे? देखिए, ये देश का पहला ऐसा शहर है नागपुर जो पहले राजधानी थी और अभी उप राजधानी है। और आपने जब विकास की बात की तो विकास हम किसको बोलेंगे? जो हम लोग हैं, पहले इनका विकास होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बेरोज़गारी का आलम इतना है कि यहाँ पे कोई भी, देखिए यहाँ की माननीय नितिन जी गडकरी ने हर सड़क का कंक्रीटीकरण किया है, सीमेंट की सड़क बन गई, चकाचक है। लेकिन वहाँ पे आजू बाजू भी देखिए तो लोगों के ठेले और फुटपाथ पे लोग बैठे हैं, सब्जी लेके, कोई कपड़े लेके, कोई कबाड़ी लेके, ऐसे बैठे हैं। वो सीमेंट रोड दब गया है इन गरीब लोगों के नीचे में, सीमेंट रोड दिख ही नहीं रहा। तो ये कौन सा विकास बोलेंगे आप? ऊपर से जो भूख से तड़प रहे लोग, ऐसे लोग वहाँ पे बैठे हैं सड़क के किनारे पे। आप देखिए यहाँ पे मेट्रो शुरू की 2014 में उसका उद्घाटन हुआ था। आज मेट्रो शुरू हो गई, लेकिन वहाँ पे कौन बैठ रहा है? कोई नहीं बैठ रहा। पूरे मेट्रो में 3 डब्बे की जो ये है ट्रेन है, उसमें 5, 7, 10 लोग बैठते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ का रेट कम कर दिया। 5 रुपये 7 रुपये के टिकट से तुम जा सकते हो मेट्रो से, इसीलिए वहाँ पे भीड़ दिख रही है। वो घाटे में चल रही है, और घाटे में चल रही है तो पैसा कहाँ से वसूला जाएगा? पैसा हमारे नागरिकों के, विदर्भ के नागरिकों के जेब से वो वसूला जाएगा। तो ये इसको विकास बोलेंगे क्या? वो तो आदमी जा नहीं रहा। लेकिन आज वो टैक्स के रूप में अगर आप प्लॉट लेने जाओ, अगर 25 लाख का प्लॉट होता है तो तुम्हारे 2.5 लाख रुपए उसमें कट जाएंगे मेट्रो के टैक्स में। वो तो बैठ भी नहीं रहा, फिर भी उसके 2.5 लाख रुपए जा रहे। इतना टैक्स बढ़ गया है मेट्रो सिटी का, ये इतना शोषण हो रहा है, लोगों को मालूम ही नहीं, लेकिन शोषण बहुत हो रहा है। यहाँ पे रोज़गार नहीं है। आप देखें हिंगना MIDC वहाँ पे 1661 अलॉट हुए भूखंड, लेकिन वहाँ पे 435 पे ही कारखाने हैं, उसमें भी कुछ खाली है। तो ये सब बेरोजगारी का आलम इतना है कि उनको काम ही नहीं है, इसीलिए वो बड़े शहरों की तरफ, मतलब ये छोड़ के, विदर्भ छोड़ के उधर पलायन कर रहे हैं। पूना जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, नासिक जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार ही नहीं है। तो इसको विकास बोलेंगे? विकास बिल्कुल नहीं है, सिर्फ दिखावे का विकास है। मेट्रो दिख रहा है, ब्रिज दिख रहा है, सब दिख रहा है,
लेकिन यहाँ पे जनता कुपोषित हो रही है। आप देखिए सीमेंट की जो थर है 2-2 फीट की है, लेकिन इंसानों का पेट जो है वो 2 इंच अंदर जा रहा है, हड्डियाँ दिख रही हैं उनकी। इसको विकास बोलेंगे आप? पहले इंसानों का विकास कीजिए, उसको हम विकास बोलेंगे। आप सभी के पास फिर से आएंगे, हम महिला साथियों से भी राय ले लेते हैं। यहाँ पर हमारी महिला साथी भी यहाँ पर पूरे पृथक विदर्भ के साथ जुड़े और बड़े पैमाने पर महिलाएं इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। ताई, क्या कहेंगे? आज जब चर्चा हो रही है पृथक विदर्भ राज्य की, कई सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, खुद के नेताओं पर भी कहीं न कहीं सवाल यहाँ पर दागे गए जिन्होंने आंदोलन खड़े किया था और जिन्होंने राजनीतिक उपभोग लिया। क्या कहेंगे, महिलाओं की क्या भूमिका है, महिलाएं क्या चाहती है? आपका तो पहले मैं धन्यवाद कहूँगी कि 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये सप्ताह चल रहा, इसीलिए आपका धन्यवाद करूँगी कि हमारी बातें जो है वो आप नेशनल तक पहुँचाएंगे। ये सब है। तो मैं तो 27 साल हो गए कि किसान आंदोलन से जुड़े। हमारे ये जो थे शरद जोशी साहब, तो उनके साथ हम जुड़े थे क्योंकि वो किसानों की हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी। थोड़े से जो भी सुधने भाई लोग हैं, वो लेडीज़ लोग हैं, वो सब जुड़े थे उसमें। तो क्या है, आपको मालूम भी होगा कि चांदोड़ का हमारा जो किसान आंदोलन महिलाओं का, कोई जेंट्स नहीं थे उसमें, 2 लाख का हुआ था। ग्रीनिस बुक में उनकी नोंद भी हो गई है वो चांदोड़ के आंदोलन की। उनके बाद ये क्या हुआ कि हमें जो स्टेज मिला है, तो किसी पॉलिटिक्स पार्टी ने स्टेज नहीं दिलाया हमको। कोई ये नेताओं ने भी स्टेज नहीं दिलाया, क्योंकि ये हमसे डरते थे कि ये महिलाओं के स्टेज पे बुलाए तो हम नीचे तो नहीं आ जाएंगे, ऐसा उनसे डर लगता था। इसलिए हमको स्टेज जो मिला है, जो शरद जोशी की वजह से मिला है, वो हमारे नेता थे और उनकी विचारों से हम प्रेरित हुए थे। इसलिए बाद में क्या हुआ कि बीच में ये जो आंदोलन जो भी रहता है, तो ये बड़े लोग क्या करते, बड़े नेता लोग, ये उनसे कुछ तो भी दरार डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा कई भागों में होता ही है, हुआ भी है, हमारे भी आंदोलन में हुआ था। अभी क्या ये नेशनल स्वतंत्र विदर्भ आंदोलन का जो है, ये तो हम 10-12 साल से ये कर ही रहे। आप क्यों जुड़ी? ये जुड़ी इसलिए है कि हमने क्या ग्राउंड लेवल पे, यानी कि देहात में भी क्या हो रहा है, किसानों की हालत क्या है, ये जो नहीं किसानों की तो है, लेकिन किसान महिला जो है, तो अब किसानों की आत्महत्या हो रही, लेकिन कुछ दिन के बाद महिलाओं की भी आत्महत्या होगी। ये 16,000 किसानों की आत्महत्या हुई, लेकिन जो बैंक का कर्जा मिलता है तो वो टाइम से नहीं मिलता। और इसके अलावा क्या हुआ कि मोदी जी ने क्या किया कि किसानों के लिए बैंक नहीं खुली करी, लेकिन रशिया में क्या कर्जा दिया, $10 बिलियन का कर्जा दिया, नहीं 72,000 कोटी का उन्हें कर्जा दिया। लेकिन किसानों के देते तो क्या होता था, किसानों की हालत अच्छी होती थी। ये विदर्भ का मुद्दा और विदर्भ का झंडा हमने इसलिए हाथ में लिया है कि जो अन्याय हो रहे लोगों पर, और ये बिजली का जो है, तो बिजली हमारे यहाँ होती है। विदर्भ की मिट्टी खराब हो रही है, विदर्भ में कोयला मिल रहा है, और ये विदर्भ के जो प्रदूषण हो रहा है, इससे से सब बीमारियाँ विदर्भ के लोगों के लिए हो रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो सरकारी, इसीलिए आंदोलन के जुड़े। और हमारे, मैं भाई मानती हूँ, बड़े भाई मानती हूँ, 1 महीने से बड़े हैं मेरे, नितिन जी गडकरी, उनका तो स्टैम्प पर लिखा हुआ साइन का पत्र भी है हमारे पास कि हाँ वो मुकर गए। तो ऐसा मुकर जाना कहीं, तो हम तो उनको जगह उनको दिखाई देंगे, महिला ही दिखाई देंगी उनकी जगह, ऐसा होने जाए। इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर है, सभी से मेरा एक ही सवाल रहेगा, आखिर विदर्भ का दुश्मन कौन और क्यों? केदार जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सवाल साफ है, विदर्भ का दुश्मन कौन? आज तक विदर्भ के आंदोलन में कितने आंदोलन हुए? पृथक विदर्भ राज्य के लिए कमीशन बने, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, कई सारे आंदोलन हुए, कई नेताओं ने वादे किए, लेकिन विदर्भ राज्य आज तक नहीं मिला। इसका गुनहगार कौन है और क्यों? विदर्भ जो देने की नौबत आती है, तब दिल्ली सरकार के तरफ ध्यान जाता है। दिल्ली में जो राज करते हैं उनके हाथ में विदर्भ देना है, और इन लोगों ने विदर्भ का उपयोग सिर्फ वोट लेने के काम में लाया है। इनके दिल में विदर्भ देना बिल्कुल नहीं था। जैसे कि आप देखेंगे, कभी बहाने ऐसे करते ये लोग कि जैसा विदर्भ में शिवसेना का बहाना यहाँ के केंद्र सरकार ने किया था। बाला साहब ठाकरे ने ये भी बोला था कि रामटेक के सभा में कि 3 साल के अंदर
अगर विदर्भ का कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं तो मैं खुद विदर्भ के लिए लड़ूंगा। ऐसा बोलने के बाद उनका देहांत हो गया 3 साल पहले ही। अब जब देहांत हुआ तब उनके चिरंजीव उद्धव जी आए। शायद उद्धव जी की ये बात याद है कि नहीं, वो अखंड महाराष्ट्र की भूमिका कर रहे। बाद में बीजेपी ने भी बहाना लगाया कि भैया हम बीजेपी शिवसेना के साथ बैठे हैं, अगर हम विदर्भ दे देंगे अटल जी के समय में तो हमारा जो कार्ड है, जो उन्होंने साझा सरकार बनाई थी दो पक्ष की, वो कार्ड निकल जाएगा तो हम फिर से सत्ता, महाराष्ट्र के सत्ता से चले जाएंगे। अब मुझे एक बताइए कि अब तो ऐसी सुंदर पोजीशन आई हुई है कि हाँ अब होना ही है। क्यों कि अखंड महाराष्ट्र की जो भाषा बोल रहे हैं वो शिवसेना बोल रही है, और अलग विदर्भ की जो भाषा है वो विदर्भवादी बोल रहे हैं, और बीजेपी भी उनके ताल में ताल मिला रही है। जब उनको मालूम है कि देना चाहिए तो उनको सबक भी सिखाया जाएगा शिवसेना को अलग विदर्भ देके, और बीजेपी फिर से महाराष्ट्र के सत्ता में आ सकती है अगर उन्होंने विदर्भ दिया तो। क्या कहेंगे, कौन है दुश्मन? मित्रों, अभी हमारे अभी नेता ने कहा कि जिस प्रकार विदर्भ के साथ में गद्दारी हुई, ये नेता लोगों के बस का काम नहीं। अब ये जनता जनार्दन ही ये विदर्भ लेने वाली है, ऐसा मुझे विश्वास है। विदर्भ की जनता को विदर्भ चाहिए, नेताओं को नहीं चाहिए, और नेता यहाँ बिकाऊ है, इसलिए दुश्मन नेता है और उसमें बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी के नेता है, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को ऊपर पूरी तरह से अपनी संधि साध ली है, और साथ ही साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता है जिसमें पटोले भी है और मुत्तेमवार भी है, इसलिए ये सब नेता कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। विदर्भ की जनता को विदर्भ चाहिए। क्या कहेंगे, कौन? देखिए शिवसेना जो है वो खुला विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी जो है वो सोच रही है कि हम वही बता रहा हूँ ना, कांग्रेस और बीजेपी जो है वो विदर्भ के बारे में बात करती, लेकिन विदर्भ देने की जब बात आती है तो विदर्भ देती नहीं। इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी जो है वो दोनों भी विदर्भ के दोषी है। आप क्या कहेंगे सर, कौन दोषी है? ऐसा है, इसके लिए दोषी तो ये है कि ये जो विदर्भ के हम लोगों ने 62 लोग चुन के दिए हैं और 10 खासदार चुन के दिए, ये पूरे दोषी है। ये हमें विदर्भ बनने मतलब इलेक्शन के टाइम में खाली बोलते हैं हम विदर्भ के लिए है करके, लेकिन ये विदर्भ के नहीं है। इनके पूरे जो संधान है वो दिल्ली और बम्बई में है। इनका पूरा दिल जो है वो अटका हुआ जो है वो दिल्ली में और बम्बई में, वहाँ तमाशा करते हैं, समझ गए। यहाँ अगर विदर्भ हो जाएगा और नागपुर राजधानी बनेगी तो यहाँ तमाशा करने नहीं मिलेगा, ये उनके दिमाग में है। दोषी कौन? दोषी के बदले में एक शेर बोलूँगा, बार बार क्यों विदर्भ को छलता है रे, बार बार क्यों विदर्भ को छलता है रे, देश का पीएम और राज्य का सीएम तू। विदर्भ खनिज रत्नों की खान है, विदर्भ कोई लूट कर समृद्ध हुआ, विदर्भ कोई लूट कर समृद्ध हुआ, ये महाराष्ट्र और पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है। महिलाओं से पूछ लेता, विदर्भ का दोषी कौन? ये जो हम लोगों ने जो जिनको चुन के दिया है वही आज हमारे दुश्मन बन बैठे हैं, और हमारे विदर्भ के भी दुश्मन बन बैठे हैं। ताई, दोषी कौन? या विदर्भाचे खासदार आणि आमदार हेच दोषी आहेत। नितीन गडकरी आणि फडणवीस हे आमचे दोषी आहेत। तो प्रखर तौर पर साफ भूमिका थी, स्पष्ट बात थी कि कहीं ना कहीं राजनेताओं ने जो उपभोग किया, सत्ता को जिस तरह से लाया गया विदर्भ का नाम लेकर, जिस तरह से विदर्भ का वादा करके लाया गया, वही दोषी है। लेकिन इनकी लड़ाई चाहे सिपाही कम हो जाए लेकिन कम रहे, बावजूद इसके जारी रहेगी। विदर्भ में कई ऐसे नेता भी है, कई ऐसे युवा भी है जो इस आंदोलन को जीवित रखे हुए हैं, और उन्हें विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में पृथक विदर्भ राज्य उन्हें जरूर मिल के रहेगा, क्योंकि छोटे राज्य हमेशा विकास की दृष्टि से काफ़ी अहम होते हैं। ये बाबा साहब आम्बेडकर भी कहते थे, और फजल अली कमीशन ने भी साफ किया था कि विदर्भ को और नागपुर की जिन सारी सुविधाओं को देखते हुए पृथक विदर्भ राज्य देना चाहिए। बावजूद इसके इस पर कई सारी राजनीति हुई, कई सारे राजनीतिक उपभोग लिए गए, लेकिन आज तक मिला नहीं। लेकिन ये आंदोलन विदर्भवादियों की तरफ से जारी रहेगा और निरंतर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध कापटकर के साथ मुकेश राव, इक्वालिटी न्यूज़, नागपुर। जय विदर्भ पार्टी
पार्टीचा जय विदर्भ पार्टीचा विदर्भ के गद्दारों को विदर्भ के गद्दारों को विदर्भ राज झाला